नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उस मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले के जो 6 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं उसको देखना ना भूलें। इस प्रैक्टिस सेट में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू साथ ही में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि एडीक्यूटी अधिकतर पूछता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपका ये भी बताएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की हो चुकी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। एक व्यापारी लागत मूल्य से 60% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है और 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बोला गया है लागत मूल्य से, अगर मैं लागत मूल्य को अगर मैं 100 रखता हूं तो कितना अंकित कर रहा है, तो वो 60% अधिक अंकित करता है। तो हमारा कितना करता है, तो 160 करता है। और बोला गया है कि इस पे 25% की छूट देता है। क्या करता है, 25% की छूट देता है। तो अगर मैं 160 का 25% की छूट निकालूंगा तो कितना बचेगा, तो हम 75% निकाल लेते हैं। 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, यानी कि 120 क्या करता है, वो देता है। बोला गया है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 100 की चीज थी, उसे बेच कितने में दी थी, 120 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, तो 20 का लाभ हुआ कितने से, 100 से। तो हमें क्या बोला गया है, प्रतिशत निकालना है, तो इनटू में हम 100 करेंगे और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो लाभ लाभ आएगा यानी कि प्रॉफिट आएगा वो आएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। क्या बोला गया है, एक सिमी है और एक सीमा है, इनकी जो वर्तमान यानी कि जो करंट जो एज है वो कितनी दे रखी है, अनुपात में 5:4 दी गई है। बोला गया है कि 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, सॉरी 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाता है। तो पूछा गया है कि सिमी की वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा रेशो मेथड से ही करेंगे। इसमें जो डिफरेंस ऊपर है और जो डिफरेंस नीचे है वो बराबर होना है। अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने वर्ष बाद हुई है। यहाँ पर तो 5 और कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, तब जाके 8 हुई है। तो यहाँ पे दे कितना रखा है, तो 9 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू जो है हमें 9 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 3 9, यानी कि 3 आ गई। हमें पूछा गया है वर्तमान आयु, तो 5 में इंटू करेंगे कितने का, 3 का, 5 या 15 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें इंटू 3 करेंगे तो 4 या 12। तो जो वर्तमान आयु आई है किसकी, सिमी की 15 वर्ष आई है और सीमा की 12 वर्ष आई है। तो जो हमारा आंसर है, सिमी का पूछा गया है तो हमारी कितनी वर्ष आई है, तो 15 वर्ष एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर बोलता है कि 9 वर्ष बाद कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 15 में हम 9 ऐड कर देंगे। तो जो भी पूछा गया उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है 3D से। हमारा क्वेश्चन है कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक आयताकार, आयता यानी कि हमें रेक्टेंगुलर शेप में एक पार्क दे रखा है जिसकी लंबाई या चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर और हमें यहाँ दे रखा है 8 मीटर। अब बोला गया है चारों तरफ 1 1 मीटर का क्या है, रास्ता है। तो 1 मीटर का रास्ता इधर बढ़ा है तो 1 मीटर का रास्ता इधर भी बढ़ेगा। तो जब a+1 ऊपर होगा तो +1 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। इसी तरीके से सेम टू हम यहाँ पे करेंगे, 1 मीटर इधर डिस्टेंस होगा बढ़ेगा और 1 मीटर इधर बढ़ेगा। तो जो रास्ता बनेगा वो ऐसा बनेगा, हमारा कैसा बनेगा, तो रास्ता हमारा ऐसा। तो 14 में अभी कितना प्लस करेंगे, तो 2 प्लस किया जाएगा। तो जो रास्ता बनने के बाद जो हमारे यहाँ लंबाई और चौड़ाई आती है वो आती है हमारी 16 और 10। तो देखिए सबसे पहले हमें पार्क का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्क का एरिया। तो पार्क का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ कितना होता है, तो 14 इंटू में हमें 8। तो 14 अट्ठे कितना होता है, 8 चौक 32 हो जाएगा। 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएगा, 12 यानी 11, 112 हमारा क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ जाता है हमारा पार्क का एरिया। अब बोला गया है रास्ते का एरिया निकालना है, तो पार्क का एरिया माइनस करना पड़ेगा टोटल एरिया में से। तो टोटल एरिया यहाँ पे निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 16, यहाँ पर हुई साइड हमारी लेंथ और ब्रेथ होगी हमारी 10। तो हम निकालेंगे किसका, टोटल एरिया। तो टोटल पार्क का जो एरिया आएगा वो हमारा कितना आएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ निकालेंगे यानी कि 16 इंटू में 10 इक्वल टू में 160 मीटर स्क्वायर। अब बड़े एरिया में से हम क्या करेंगे, जब छोटा एरिया यानी कि पार्क का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा जो रास्ता है 1 मीटर चौड़ा उसका एरिया हमें निकल कर आ जाएगा। तो 160 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 48 मीटर स्क्वायर। हमारा क्या आता है, रास्ते का क्षेत्रफल आता है। और जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है एवरेज से कि 8 संख्याओं का औसत 18 है। क्या बोला गया है कि 8 जो संख्या है उनका जो एवरेज दे रखा है हमारा 18 दिया हुआ है।
साथ ही बोला यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो जो औसत है वो कितना हो जाता है, तो कितना हो जाता है 20। तो एक संख्या माइनस कर दी गई है यानी कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो 20 होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये जो हमें दिया हुआ है वो एवरेज दिया है, हमें निकालना है सम। अब सम कैसे निकालते हैं, तो जितने भी हमारे जो नंबर्स दे रखे हैं यानी कि संख्याएं, उसमें औसत का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा योग निकल कर आ जाता है। तो 18 अट्ठे यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना आ जाता है, 8 8 64, 8 अच्छा कितना हो जाएगा 14 यानी कि 144। इसी तरीके से यहाँ पर जो योग निकल कर आएगा 7 इंटू में 20 यानी कि 140। अब बोला गया है पहले हमारा जो योग था 144 था, अब हो गया हमारा संख्या निकलने के बाद 140। तो कितने कमी हुई, तो 4 की कमी हुई। जो जो कमी थी वही हमें निकालनी थी कि निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन सी संख्या, कितनी संख्या निकाली है, तो 4। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 630 है। अब बोला गया है कि हमने संख्या मान ली x और y। x और y का जो मल्टीप्लाई दे रखा है हमें 630 दे रखा है। यदि एक संख्या यानी कि x की वैल्यू हमें 18 दे रखी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो x की जगह हम 18 पुट कर देंगे तो 18 इंटू में y इक्वल टू में 63 यानी कि 630। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 630 बट्टे में 18। इसको काटिए तो कितने बार कटेगा, काटते हैं 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 7 63 और 17 बट्टे 2 यानी 70 बट्टे 2 कितना आ जाएगा, तो 70 का आधा कर दीजिए तो आ जाता है 35। तो जो दूसरी संख्या निकल कर आती है वो आती है हमारी 35 यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक नहीं बोला गया है। तो 8000 की राशि 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो हमें CI फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए जब भी अर्धवार्षिक यानी कि जब भी हाफ ईयरली अगर क्वेश्चन में आता है चक्रवर्ती में, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, जितना भी हमारा जो रेट है उसको हम आधा कर देते हैं और जितना भी हमारा जो भी टाइम हमें दे रखा होता है उसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्या रेट हमारा 20 है, अगर हम आधा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो हमारा रेट कितना हो गया, 10% हो गया, ठीक है। और हमारा क्या है, टाइम हमारा 1 वर्ष दे रखा है, हमने डबल कर देना है इसका, तो यानी कि 2 वर्ष हो गया। तो हमें अब चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए इसके काफी 2 मेथड से मैं बताता हूं। यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशो मेथड देखेंगे कि 10 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 10% का आ जाता है 1/10। तो 10 की चीज कितनी हो जाती है, 11 का हो गया। तो हमें कितना, जितना भी हमें वर्ष दे रखा है यानी कि जितना भी हमें टाइम दे रखा होता है हम उसकी पावर यहाँ पर चढ़ा देते हैं, यानी कि 2 वर्ष है तो 2 पावर चढ़ा दीजिए। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरीके से 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 121 हो जाता है। अब देखिए इसका जो भी डिफरेंस होता है तो वो कितना होता है, तो 21। अब 21 क्या है हमारा, तो CI निकल कर आता है, ठीक है। यहां पर तो समझ गए। अब देखिए 8000 हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर मूलधन दे रखा है और यहाँ पे कितना है 100। तो 100 की वैल्यू जो दे रखी है हमें 8000 दे रखी है। एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 8000 बट्टे में 100, ठीक है। हमें ब्याज कितना है 21 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इंटू में 21 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी कि 1680 हमारा CI निकल कर आता है। ये तो रेशो मेथड है। अब देखिए जब भी 2 वर्ष का हमें CI निकालना होता है, यहां लिखेंगे कितना, 2 वर्ष का अगर CI निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 2a पॉइंट यानी कि जो पॉइंट रहता है वो उसके बाद जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है उसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है। जो a होता है वो हमारा क्या रहता है, रेट रहता है। रेट कितना है, तो 10 है। तो यहाँ लिखेंगे 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20 इंटू में 10 का स्क्वायर कर देंगे 100। जो आखिरी में जो रहती है ना 2 डिजिट ही रहेंगी और जो भी एक एक्स्ट्रा डिजिट होगी वो ये इधर आ जाएगी और यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी। तो 21 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 प्लस में 1 कर देंगे तो 21 आ जाता है, ठीक है। तो 21 क्या निकल कर आ गया, हमारा CI आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे 8000 की वैल्यू हमें दे रखी है यानी कि 100 की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालने कितने हैं 21 की निकालने हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 80 गुणा में 21 आ जाता है, 1680 हमारा जो निकल कर आता है वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आता है। तो जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु P और Q का अनुपात 3:7 है। यदि मिश्र धातु केवल P और Q से बनी है तो उस मिश्र धातु के 800 kg में Q की मात्रा ज्ञात करनी है। यहां देखिए एक P है और एक Q है, इसका अनुपात हमें दे रखा है 3:7 और इन टोटल जो हमें मिश्र धातु दे रखी है वो हमें दे रखी है 1800, ठीक है। हमें टोटल मिश्र धातु कितनी दे रखी है, तो 1800 हमें दी हुई है, 1800 kg।
लेकिन यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर है 10 और 10 की वैल्यू कितनी है, तो 1800 है। तो एक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 1800 बट्टे में 10। फाइंड कितनी करनी है हमें, क्यू की फाइंड करनी है। तो क्यू हमें कितना दे रखा है, तो 7 दे रखा है। तो इनटू में हम 7 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 18 यानी कि 180 इनटू में 7 करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 7 8 56 आ जाएगा और 7 5 12 आ जाएगा। यानी कि 1260 केजी हमें मात्रा हमें यहाँ पर निकालनी थी। ठीक है, जो क्यू की मात्रा थी वो कितनी थी, तो 1260 केजी थी। ठीक है, हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्न में से, क्या दे रखा है कि निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन की मदद लेनी है। क्या लेना है, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखो सबसे बड़ी संख्या हमें 50 दे रखी है। अब देखिए क्या 50 इन सभी को विभाजित करती है। अगर मैं 50 को डिवाइड करता हूं यहां पर तो ये कट जाएगी संख्या 150। क्या 50 से डिवाइड करने के बाद क्या 270 कट रही है, नहीं कटेगी। तो 27 5 से जाएगा नहीं, इसलिए ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड जो हाईएस्ट नंबर है वो है 30। ठीक है, अब देखो 30 से इसको डिवाइड करके देखिए कट रही है, 5 15 5 से कट गई। इसी तरीके से 30 से इसको भाग देके देखो 3 दूनी 27, ये भी कट गई। इसी तरीके से 30 से इसको भाग देके देखो 3 6 18। यानी कि जो 30 है वो सबसे बड़ी संख्या है, वो इन सभी को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। बेसिकली हमें यहाँ पर जो निकालना था वो निकालना था एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या कुल संख्या का जो अनुपात दे रखा है 7:17 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। 7:17 हमें दे रखा है। अब देखिए क्या रखा है, तो ये 7 दे रखा है सिर्फ और सिर्फ ये लड़कों का अनुपात है यानी कि बॉयज का अनुपात है। अब यहाँ पे जो 17 दे रखा है वो बॉयज प्लस में गर्ल्स दोनों का ही अनुपात दे रखा है। ठीक, अब यहां बोला गया है यदि उस स्कूल में लड़कों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 1099 है। तो 7 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1099। अब हमें निकालनी कितनी है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां यानी कि गर्ल्स की हमें फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 1099 अपॉन में 7। अब देखो 7 अनुपात दे रखा है बॉयज का सिर्फ, और 17 जो दे रखा है बॉयज और प्लस गर्ल्स दोनों का दे रखा है। तो हमें गर्ल्स का फाइंड कैसे करेंगे, तो 17 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारा जो 10 निकल कर आता है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का अनुपात आता है, और यही हमें फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम इनटू में 10। इसको डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 पंजे 35, 4 बच जाएगा, 7 7 जा 49 और 0 का 0 लगा देंगे यानी कि 1570 हमारी कितनी है, तो 1570 जो निकल कर आता है वो गर्ल्स है। तो स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो 1570 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि बोर्ड मास से, बोर्ड मास का हमें यूज करके यहां पर क्वेश्चन को हल करना है। और बोर्ड मास का क्वेश्चन 101% एग्जाम में आता ही है, जीडी में तो स्पेशली आता है, 1 से 2 क्वेश्चन तो अधिकतर आते ही हैं। देखिए हमें क्या करना है, बोर्ड मास से हल करना है। तो बोर्ड मास यानी कि बी फॉर ब्रैकेट, और 3 ब्रैकेट होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, तो 21 माइनस का 29 माइनस मझला ब्रैकेट 27 माइनस, अब देखिए इस पूरे को हल करना है हमें। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे 43। अब देखिए डिवाइड है तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, और उससे भी पहले हमें यहाँ पे क्या है, ऑफ दे रखा है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 15 यानी कि कितने बार जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा इनटू में, यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 4 तिया 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2, यहाँ पे हो जाता है ब्रैकेट क्लोज। 21 माइनस का 29 माइनस मसला ब्रैकेट 27 माइनस, अब इसको हल करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 43। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 43 माइनस का 60 प्लस में 2, इसको जब हल करेंगे कितना आएगा, 43 और 2 कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस का 60, और 45 यानी कि 60 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 15 आएगा, और जो 15 आता है वो माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, ये हल कर दिया हमने। उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, 21 माइनस का क्या करेंगे 9 29 माइनस मसला ब्रैकेट। अब देखो माइनस माइनस कितना होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। ये मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था कि हमारे जो कुछ 4 नियम होते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस प्लस क्या होता है, ये प्लस होता है। ये जो रूल लगता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में लगता है, किसमें लगता है, मल्टीप्लाई में लगता है। ठीक है, यानी कि इनटू में, तो यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस में हो जाएगा 15। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर 21 माइनस का 29
माइनस, अब देखिए 27 और 15 कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 2 3 और 1 4 यानी कि 42 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया हमने। ठीक है, 29 माइनस करेंगे 49 में 42 में से 21 माइनस का कितना आएगा 29 माइनस 42। ठीक है, 42 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 9 में से 12 में से 9 गया तो 3 बच जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, यानी कि 13। ये माइनस चिन्ह किसका रहेगा, तो माइनस का। क्यों? क्योंकि जो संख्या है वो माइनस की बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। 21 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो 21 और 13 कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 यानी कि 34 हमारा जो आंसर आता है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो बोर्ड मास हम इसमें यूज करके, ठीक है, हम आंसर लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है रेशो से 4500 को 4 दोस्तों में इस अनुपात में हमें क्या करना है, बांटा गया है। सबसे छोटा हिस्सा पाने वाला व्यक्ति को प्राप्त धनराशि कितनी है। ठीक है, अब देखिए जो ये अनुपात दे रखा है वो हमारा किस में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है, यानी कि फ्रैक्शन में। तो हमें इसको सबसे रियल अनुपात निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जिसका अनुपात निकालना है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, बी और सी और डी। ए का निकालना तो ए को छुपा दीजिए, बाकी इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। सेम टू सेम इसी तरीके से बी का अनुपात निकालना तो बी को छुपा दीजिए, बाकी तीनों का शेष का जितने भी संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 6 छिंग हो जाता है 36। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 छिक कितना हो जाता है 48। इसी तरीके से 2 को छुपा दीजिए, बाकी सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12 12 छिंग 72। ठीक है, अगर कॉमन संख्या निकलती है तो कटता है अनुपात, तो हमें काटना होता है यहाँ पर, तो इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 छिंग 72। ये हमारा अनुपात निकल कर आ गया। अब इसको क्या बोला है, टोटल हमें कितना है, हमें दे रखा है 4500, लेकिन यहाँ पर कितना आता है 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15। तो 15 की जो वैल्यू दे रखी है हमें दे रखी है 4500। हमें फाइंड करना है एक की वैल्यू, यानी कि 4500 बटे में 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे छोटा हिस्सा किसका है, तो 2 नंबर यानी कि ए वाले का है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे काटेंगे 15 तिया 45, यानी कि 300 इंटू में 2 कितना हो जाता है, तो 600 हमारा क्या आएगा, सबसे छोटा व्यक्ति आएगा जिसने सबसे छोटा हिस्सा पाया है, कितना है, तो 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है एवरेज से। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत रन 30 बनते हैं, यानी कि जो 20 मैच हुए, ठीक है, खिलाड़ी के उसमें औसत रन कितने बने, 30 बने। ठीक है, ये हमें एवरेज दे रखा है। बोला गया है यदि पहले 12 मैचों के औसत रन 40 है। क्या बोला गया है, यदि 12 जो पहले मैच हुए थे उसका जो औसत रन है 40 है, तो अंतिम के जो 8 मैच हुए थे उनका औसत रन क्या होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम टू सेम यानी कि सम निकालेंगे। सम क्या होगा, एवरेज इंटू में जितने भी नंबर ऑफ मैचेस हुए हैं। ठीक है, यानी कि 20 इंटू में 30, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 600। इसी तरीके से हम 12 इंटू में 440 करेंगे तो कितना आएगा, तो 480 आ जाएगा। ये टोटल था, इतने खेल चुके, तो शेष कितने बचे, तो जीरो से माइनस करेंगे, 600 में से 480 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2 यहाँ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, जो योग निकल कर आता है ये बाकी शेष मैचों का रहता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, तो ये एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होगा, जितना भी टोटल यानी कि सम है बट्टे में जितने भी यानी कि मैचेस बचे हैं अपॉन में उसको लिख देंगे, यानी कि 120 बट्टे में 8। जब इसको मल्टी डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 ही कम 8, 4 बचेगा तो 8 पंजे 40, यानी कि जो अंतिम के 8 मैच है उसमें जो औसत रन बनेंगे वो बनेंगे हमारे 15। ठीक है, जो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। क्या दे रखा है, 3:5 हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, जिसमें जो एचसीएफ हमें गिवन दे रखा है वो दे रखा है 6। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है, 6 दे रखा है। तो हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करना है। ठीक है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम एचसीएफ रियल में निकालूं तो कितना आएगा, तो दोनों में से कोई भी संख्या क्या कॉमन नहीं है, तो क्या है, तो एक कॉमन है। तो एक की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रियल वैल्यू निकालनी है। तो 6 तिया 18, पहली वैल्यू 18 आ जाती है, दूसरी वैल्यू आ जाती है 6 पंजे 30। तो ये हमारी रियल वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी बड़ी संख्या है उसको हम एलसीएम मान लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 6 तिया 18। ठीक है, अब देखो 6 से जब डिवाइड करेंगे 6 पंजे 30, यानी कि पूर्णतः कर जाएगा। तो कमी कितने की है, 3 की है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ठीक है, जो भी बचा है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 से 9 यानी कि 90। जो 90 निकल कर आता है वो हमारा क्या निकल कर आता है, एलसीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक जीप
300 किलोमीटर दूरी किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है। यहाँ पे समझिए दूरी कितनी है, तो 300 किलोमीटर की हमें दूरी दी हुई है। अब देखिए स्पीड कितनी दे रखी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये तय कर रही है। तो जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रही है तो कितने समय में तय करेगी, तो टाइम कितना होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाता है, यानी कि 300 बट्टे में 60। तो इसको काटेंगे तो 5 घंटे में क्या करती है, ये 5 घंटे में तय कर लेती है। अब बोलता है और 30 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाती है, यानी कि डिस्टेंस समान है, जाती 300 किलोमीटर है और आती भी क्या है, वापस 300 किलोमीटर है। किसकी स्पीड से, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो यहां देखिए तो कितने घंटे में तय करा इसने दूरी, तो 300 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर तय करेंगे तो कितना है, तो 10 घंटे में क्या करा इसने, तय कर दिया है। तो पूछा गया है यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल हमें फाइंड करनी है, तो जो भी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम, अब टोटल डिस्टेंस कितना है, जाने में 300 किलोमीटर और आने में 300 किलोमीटर, यानी कि मैं कह सकता हूं टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। अब देखिए जाने में लगा 5 घंटे और आने में लगा 10 घंटे, तो टोटल कितना हो गया, 600 बट्टे में 15। इसको काटेंगे तो 15 चौक 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, तो वो निकल कर आती है हमारी एवरेज स्पीड आती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा ये सवाल, और ऐसे सवाल अधिकतर पूछे भी जा रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, हमारा जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। किसका, अर्धगोला, यानी कि जिसे हम कहते हैं हेमीस्फीयर। क्या कहते हैं, स्फीयर। स्फीयर जो होता है वो पूरा गोला होता है, अगर इसको मैं आधा काट देता हूं तो वो बन जाता है हमारा हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर का जो भी टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr²। ठीक है, अब देखिए 3πr², यहां पे देखिए टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू में 3 इंटू में पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है 22/7 ही लेनी है। ठीक है, और आर हमें कितना दे रखा है, तो 14 सेंटीमीटर, इंटू में 14 करेंगे, यहाँ पे भी इंटू में 14 करेंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, इसको देखो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, इंटू में 3 इंटू में कितना आ जाएगा 22। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई ही करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 या 24, या वरना हम इकाई अंक से भी कर सकते हैं। देखिए 8 या 24 का 4 आ गया और 4 दूनी 8, कितना आ गया, यानी कि मेरा जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, तो 8 होगा। तो जो यूनिट डिजिट है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में ही है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, ए है, सॉरी 8 है। तो जो हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन देखिए 360 में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यहां तक सवाल समझ आ गया कि एक व्यक्ति ने 360 में कोई कालीन बेची, यानी कि ये मेरा एसपी दे रखा है, तो उससे क्या हुई 10% की हानि हुई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10 की चीज थी, 1 की हानि हो गई तो कितने रह गई, 9 रह गई, यानी कि ये सीपी है और ये मेरा एसपी है। तो 9 की वैल्यू है कितनी दे रखी है, तो 360 दे रखी है, तो हम निकालेंगे 10 की वैल्यू, तो 360 बट्टे में 10 इंटू में 9, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, क्योंकि 9 की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है 10 की, तो 9 चौक 36 और 40 इंटू में 10 कितना करेंगे, तो आ जाएगा 400। तो 400 निकल कर आता है, वो आता है हमारा सीपी। अब बोला गया है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस कालीन को कितने मूल्य पर बेचना है। तो देखिए 400 की चीज थी, ठीक है, और 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालते हैं कितना आता है, तो 1/5। 5 की चीज थी, मुझे 6 में बेचना है, यानी कि तभी लाभ होगा मेरा। ठीक है, और 5 मेरा क्या है, सीपी, और सीपी दे कितने रखा है, 400 का दे रखा है, तो यहाँ निकालिए भाई, एक की वैल्यू आएगी 400 बट्टे में कितना आएगा 5, हमें निकालनी है 6 की, तो इसको काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू में 6 कितना आएगा 8 6 48, यानी कि 480 में उसे बेचना पड़ेगा 400 की चीज, तब जाके उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट की शांत जल में चाल ज्ञात करें। अब देखिए जब धारा की दिशा में जाती है तो एक्स प्लस वाई, अब देखो दोनों में क्या है, एक्स जो होती है वो होती है नाव की चाल और वाई जो होती है वो होती है धारा की चाल। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। इसी तरीके से विपरीत आएंगे, वापस आएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या होंगी, आपस में माइनस होंगी। ठीक है,
तो बोला गया है यहीं पर। अब देखिए कि हमें 24 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, 2 घंटे में तय की गई है, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होगी। तो चाल निकाली यहाँ पे, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, किस, जब धारा की दिशा में जाएगी। इसी तरीके से बोला गया है 10 किलोमीटर की दूरी जब 1 घंटे में तय कर रही है, तो यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। ठीक है, तो जो हमें दे रखे हैं यहाँ पे विपरीत आते समय दे रखा है। तो जब भी हमें मोटर बोट की शांत जल में चाल निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा v निकल कर आता है और ये हमारा u निकल कर आता है। तो क्या होता है, v प्लस में u अपॉन में 2, ये होती है भाई शांत जल में चाल। तो 12 प्लस में 10 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, इसको करेंगे 22 अपॉन में 2 यानी कि 11। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा जो निकल कर आती है हमारी शांत जल में चाल आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 42, 56 और 63 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। यहाँ पे देखता हूं मैं ए, बी और सी। इसने 42 दिन में कार्य किया, इसने हमारा 56 दिन में काम किया और इसने हमारा 63 दिन में कार्य किया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है, और मैंने बताया हुआ है टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं। इन तीनों जितने भी हैं इनका हमें एलसीएम लेना होता है। क्या निकालना है, तो 42, 56 और 63 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो आएगा वो हमारा क्या आता है, मैंने अच्छा तरीका बताया हुआ है, 63 को सबसे बड़ा एलसीएम मान लीजिए, उसके बाद इसके फैक्टर करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जब मैं फैक्टर करूंगा तो 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 6 42, 7 ने 63 हो जाएगा। इसको भी फैक्टर करेंगे, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, तो कमी कितने की है, 2 की है। इसी तरीके से 56 का करेंगे तो 7 8 56 हो जाता है, कितना, 7 8 56। ठीक है, 7 से तो जा रही है, कितने बार, 7 ने 63, कितने बार जा रहा है, 7 ने 63 जा रहा है, और 8 के फैक्टर करूंगा, 4 दूनी 8, तो 1 2 तो है इसके अंदर, कमी कितने की है, 4 की कमी है। ठीक है, इसको जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है 504। तो 504 क्या निकल कर आता है, हमारा टोटल वर्क आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 42 से जब इसको भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 12 बार, यानी कि एक दिन में वो 12 कार्य कर रहा है। इसी तरीके से ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 9 कार्य करेगा, और 63 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार। ठीक है, अब आगे सवाल पढ़िए। लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। इसका विशेष ध्यान देना, क्या बोला गया है, कार्य पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही उसने 10 दिन पहले ही छोड़ दिया। अगर वो नहीं छोड़ता तो 10 दिन और कार्य करता। तो जब एक दिन में वो 12 कार्य कर रहा है ए, तो 10 दिन में कितना कार्य करता, तो 120 कार्य करता। आगे देखिए, जबकि बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। अगर वो 12 दिन कार्य नहीं छोड़ता तो कितना कार्य करता, तो एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, तो 12 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 108 कार्य करेगा। और इन दोनों कार्य को क्या करेंगे, हम यहां पर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ा जब ही जाता है जब कार्य पहले छोड़ दिया जाए। अगर ये बोला जाता कि 10 दिन बाद कार्य छोड़ा जाता, तो यहां पर माइनस कर देते जितना भी वो व्यक्ति कार्य करता है। इसको जोड़िए, 4 8 और 2 10, 5 6 7 और 1 8, यानी कि 804 कुल कार्य हो गया हमारा। ठीक है, अब बोला क्या गया है, तो कुल कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, लगभग में यहाँ पे संख्या निकालनी है। ठीक है, क्योंकि बोला गया है। अब देखिए तीनों कार्य एक साथ कर रहे हैं, इन तीनों को करेंगे, हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 प्लस में 9 प्लस में 8। तो करिए, 12 प्लस में 9 प्लस में 8, 12 और 8 20, और 9 कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा, तो 29 टू जा, लगभग तो जाएगा 29 टू जा, कितना बार आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 58। अब माइनस कर दीजिए अच्छी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 4। तो लगभग देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 29 को 5 से करके देखते हैं, 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक, 4 5 दूनी 4 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे ना 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10 4 14 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि वह कम जा रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई है, देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 12 10 दिन में कार्य करता है, 120 हो जाएगा। 12 की एफिशिएंसी, और 12 दिन में 9 की एफिशिएंसी कार्य कर रहा है, यानी कि 12 दिन में 108। और यहाँ पे ना 180 लिख दिया मैंने, 108 की जगह क्या लिख दिया, 108। अब देखो, हाँ यहाँ पे टोटल वर्क भी गलत हो गया, या पूरा गलत हो गया, एक सेकंड बाय मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे दोबारा से हम करते हैं। ठीक है, 108 लिखेंगे यहाँ पर, 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 और 2 5 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 732 आता है हमारा टोटल वर्क। और कुल कार्य कितने हिसाब से कर रहा है, तो 29 के एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो दोबारा से करेंगे, यहाँ पे आएगा तो 29 टू जा कितना आया था हमारा, तो 58 आया था।
ठीक है, 58 आ गया तो 2 बार बचा, तो 73 में से माइनस करेंगे कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 3 इधर जाएगा, 2 और 2 5 हो जाएगा, 5 यानी कि 152। ठीक है, 152। और लगभग में हमें लमसम में निकालना है, तो 29 5 जा करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 पंजे 45, 4 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि लमसम में आ रहा है यहाँ पे 152 है, यहाँ पे 145 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 25 दिन कार्य लगेंगे, यानी कि 25 दिन लगेंगे इसको कार्य को पूरा करने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन 6 बजे दिल्ली से निकलती है और 10 बजे जयपुर पहुंच जाती है। क्या बोला गया है कि दिल्ली से निकलकर हमें जाती है, 6 बजे निकलती है और 10 बजे वह पहुंच जाती है जयनगर। कहाँ पे पहुंचती है, तो जयनगर में पहुंच जाती है। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन 8 बजे निकलती है, कहाँ से, अब जयनगर से निकल रही है 8 बजे। ठीक है, और दिल्ली पहुंचने में उसे लगते हैं 11:30, यानी कि 11:30 पर वह पहुंच जाती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे काटेंगी, यानी कि 1 बजे, यानी कि कितने बजे दोनों एक दूसरे को पार करेंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा 6 बजे निकलती है और 10 बजे पहुंच जाती है, यानी कि 4 घंटे लगे इसको। इसी तरीके से ये यहाँ 8 बजे से निकलती है और 11:30 बजे पहुंचती है, तो मैं कह सकता हूँ 3.5 घंटे लगे। तो इसी को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 7/2 घंटे लगे। ठीक है, अब जो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा जो भी हमारा जो टाइम लगता है उन दोनों का जो एलसीएम होता है वही हमारा डिस्टेंस होता है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं तो मेरा जो निकल कर आता है वो आता है 28, और 28 क्या है हमारा, ये डिस्टेंस हम मानकर चलते हैं। ठीक है, 28 हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, क्योंकि जितना गया है उतना ही वापस आया होगा। ठीक, तो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, 28 किलोमीटर के हिसाब से अगर वह चलता है तो 4 घंटे में पहुंच जाता है। तो इसकी स्पीड जो आएगी, तो स्पीड 1 जो निकलेगी हमारी, कितनी निकलेगी, 28/4, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया होगा। जो ट्रेन होगी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा से दिल्ली से रवाना हुई होगी। इसी तरीके से देखो, जो स्पीड 2 निकलेगी, यानी कि जो जयनगर से ट्रेन निकली है वो 28 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रही है, यानी कि 3.5 घंटे में। तो मैं कह सकता हूँ 7/2, 7 चौक 28, यानी कि 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों की स्पीड निकाल ली। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो ये 8 बजे निकली है और ये 6 बजे निकली है, तो जब दोनों एक समय पर ही निकलेंगी तभी जाकर पार कर पाएंगी। देखो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे एक समय पर निकलवाने के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा चलवाना पड़ेगा, यानी कि 8 बजे यहाँ पे पहुंचा देते हैं। तो 2 घंटे में जितनी भी ट्रेन चली है, जो पहली ट्रेन है हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है, यानी कि जो ए ट्रेन है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 2 घंटे तक चलती है। तो कितने कवर करती है, तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो शेष जो बचा है, तो शेष कितना बचेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 28 है, तो 28 में से हम 14 माइनस कर देंगे, तो कितना जो शेष डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, जो शेष डिस्टेंस आएगा वो हमारा आएगा 14 किलोमीटर का। अब इस 14 किलोमीटर को दोनों ट्रेन आपस में कब पार करेंगी, ये हमसे पूछा गया है। तो 14 किलोमीटर, अब देखो दोनों ट्रेन जब आमने सामने हो तो चाल हमेशा प्लस होती है, और जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में होती हैं तो चाल हमेशा माइनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विपरीत है, यानी कि एक दूसरे के सामने आ रही है। पहले की स्पीड कितनी है, तो 7 है, और प्लस में यहाँ पे कितने कर देंगे, दूसरी की स्पीड कितनी है, तो 8 है। ये बराबर हो गया हमारा टाइम के। ठीक है, वैसे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यही चीज मैंने यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ पे लिखिए 14/7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 है। ये निकल कर जो आता है वो घंटे में निकल कर आता है, किस में आता है, घंटे में। लेकिन यहाँ पे क्या टाइम दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो यहाँ पे इंटू में करेंगे 60। ठीक है, तो काटिए 15 चौका 60, ठीक है, और 14 चौका कितना होता है 56, यानी कि 56 मिनट लगेंगे एक दूसरे को पार करने में। और अगर मैं एग्जैक्ट टाइम की बात करता हूं तो 8 बजे ये ट्रेन निकली है यहां से, तो 8 बजे में अगर मैं 56 मिनट में ऐड कर दूं तो 8:56 में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी कि क्या करेंगी, पार करेंगी। तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48 मत मिले, यानी कि एक व्यक्ति है जो एक उम्मीदवार, जो पहला उम्मीदवार है उसको 48 प्रतिशत मत मिलते हैं और 18% मत अवैध हैं। अगर मैं कहूं 100% मत हैं और 18 हमारे अवैध हो गए, तो शेष जो वैध मत हैं वो कितने होंगे, तो वो 82% होंगे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी, क्या बोला गया है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17,500 हमें गिवन दे रखी है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है।
तो देखिए 100 यानी कि जो कुल जो मत है वो कितने हैं, 17,500 है। तो 100 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 17,500 बट्टे में 100। ठीक है, ये तो एक मत की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकला है वैध मत कितने हैं, तो 82 हो जाएंगे। ये वैध मत हो गए पूरे। अब हमें निकालना क्या है, तो दूसरे उम्मीदवार के मत निकालना है। जब पहले को इतने मिल चुके हैं 100 में से, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, तो मिलेंगे हमारे 52%। तो हमें 52 की वैल्यू निकालनी है, तो 52 का गुणा इधर करेंगे और 52 का गुणा हम इधर करेंगे, इनटू में डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज तो हटाने के लिए। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। दोबारा काटिए, 25 काटिए, 25 चौका 100, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब देखिए जो आंसर आता है 82 इंटू में 13, तो 7 इंटू में 82 इंटू में 13 क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो वरना ऑप्शन में देखिए सारे यूनिट डिजिट क्या है, चेंज है। तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट की मदद से हम आंसर जल्दी लेके आएंगे। 7 दूनी 14, ठीक है, 4 आया, 4 तिया 12, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा मेरा, तो 2 होगा। और 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ सभी आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट हमारे लगातार चलेंगे जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी मिलते रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।